कुछ दिनों की छुट्टियों में मैं अपने मामा जी के यहाँ गया था, जो राजस्थान के एक शांत और ऐतिहासिक कस्बे बूंदी में रहते हैं। वहाँ की हवेलियाँ, संकरी गलियाँ और दूर तक फैली अरावली की पहाड़ियाँ मन को एक अलग ही सुकून देती थी। मामा जी की एक बहन है सपना, जिसकी उम्र करीब 17 साल होगी। सपना को देखकर ऐसा लगता जैसे किसी पुराने राजमहल की तस्वीर जिंदा हो गई हो। गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी बोलती आंखें और लहराते हुए लंबे बाल, उसकी एक झलक ही काफी थी किसी को पल भर के लिए रोक देने को। वो अधिक नहीं बोलती थी, लेकिन उसकी मुस्कान में एक ऐसी मिठास थी जो दिल में उतर जाए। सुबह सुबह वो छत पर तुलसी को पानी देती, फिर हल्की सी ओढ़नी सिर पर रखकर मोहल्ले की लड़कियों के साथ स्कूल चली जाती। पुराने समय की तरह वहां आज भी मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेन की जाती थीं और शाम को घर की औरतें छत पर बैठकर बातें करती थीं। सपना अक्सर किताबों में डूबी रहती, उसे पुराने किस्से कहानियां पढ़ने का बड़ा शौक था। एक दिन उसने मुझे एक पत्थर की बनी सीढ़ियों से ऊपर बुलाया और कहा, यहाँ से सूरज डूबते देखना सबसे अच्छा लगता है। हम दोनों चुपचाप बैठ गए और दूर आसमान में सुनहरी रोशनी फैलती रही। उस शाम के बाद मुझे समझ में आया कि किसी की सुंदरता सिर्फ चेहरे में नहीं, उसकी आदतों और उसकी चुप्पियों में भी होती है। सपना सिर्फ मामा जी की बहन नहीं थी, वो उस छोटी सी कस्बे की रूह थी जो समय के साथ चलना नहीं भूलती, लेकिन अपनी जड़ों को भी नहीं छोड़ती। उस शाम के बाद जैसे मेरी हर सुबह सपना के ख्याल से शुरू होने लगी, मैं रोज इंतजार करता कि कब वो छत पर आएगी, तुलसी को पानी देगी और मैं बस एक झलक देख सकूं उस कस्बे की। वो धीमी धीमी जिंदगी अब मुझे रुककर जीने का तरीका सिखा रही थी। एक दिन मामा जी बोले कि अगले हफ्ते एक मेला लगने वाला है जिसमें पूरे बूंदी जिले के लोग आते हैं। सपना भी बड़े उत्साह से उसकी तैयारी में लग गई। उसने अपनी माँ के साथ मिलकर एक रंग बिरंगी लहंगा चोली तैयार की और मुझसे बोली, तुम चलोगे ना मेला देखने? मेरा हाँ कहना तो जैसे पहले से तय था। मेला वाले दिन सुबह से ही पूरे कस्बे में रौनक थी, हर तरफ रंग बिरंगे झूले, दुकानें, लोकगीतों की आवाज और बच्चों की किलकारियां गूंज रही थी। सपना ने पहली बार बालों में गजरा लगाया था और उसकी आंखों में वो चमक थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हम दोनों मेले की भीड़ में घूमते रहे, कभी चूड़ी की दुकान पर रुकते, कभी मिट्टी के खिलौनों को देखते और कभी जलेबी खाते हुए हंसी रोकने की कोशिश करते। शाम को जब सूरज ढलने लगा तो मेला भी अपनी थकान समेटने लगा। तभी सपना ने एक छोटी सी डायरी खरीदी और मुझसे कहा, ये तुम्हारे लिए है, इसमें कुछ भी लिखना जो तुम यहाँ महसूस करते हो। मैं थोड़ा चौंका, लेकिन वो मुस्कुरा दी और आगे बढ़ गई। उसी रात छत पर लेटे हुए मैंने डायरी खोली और पहला पन्ना लिखा। आज मुझे लगा जैसे जिंदगी सिर्फ भागने का नाम नहीं, ठहर कर देखने में भी सुकून है, और इस ठहराव का नाम है सपना। अगली सुबह मैं देर तक सोया रहा और जब उठा तो घर में हलचल थी। सपना की माँ बता रही थी कि आज सपना स्कूल नहीं गई, उसने कहा था उसे सिरदर्द है। मैं चिंतित होकर उसके कमरे की तरफ बढ़ा तो देखा वो खिड़की के पास बैठी थी, एक किताब गोद में थी और वो बाहर देख रही थी। मैंने धीरे से पूछा, तबीयत ठीक है ना? उसने सिर हिलाया और कहा, कभी कभी बहुत सारी खुशियाँ भी थका देती है। मैंने हंसते हुए कहा, तो फिर चलो आज कहीं बाहर चलते हैं, थोड़ी हवा बदलने से शायद आराम मिले। वो बिना कुछ कहे उठ गई। हम दोनों कस्बे के बाहर एक पुराने कुएं की तरफ निकल गए जहां अक्सर कोई नहीं आता था। वहां बैठकर हम घंटों बातें करते रहे। उसने बताया कि वो बड़े होकर लेखिका बनना चाहती है और दुनिया के हर उस गांव शहर के बारे में लिखना चाहती है जो अब सिर्फ यादों में बचे है। उसकी बातों में एक अलग ही गहराई थी, जैसे कोई पुरानी आत्मा नए शरीर में हो। मैंने उससे पूछा, तुम इतनी अलग क्यों हो? उसने हंसकर कहा, क्योंकि मैं भीड़ में रहना नहीं चाहती। मैं वो कहानी बनना चाहती हूँ जिसे लोग बरसों बाद भी याद रखें। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि सपना केवल एक सुंदर लड़की नहीं थी, वो एक सोच थी, एक नजरिया थी जो दुनिया को अलग ढंग से देखती थी। जब छुट्टियों के आखिरी दिन आए तो मेरे मन में एक अजीब सी खालीपन थी। मैं नहीं चाहता था कि ये सुकून खत्म हो। मैं चाहता था कि हर सुबह उसी छत पर खुले और हर शाम उसी खिड़की पर खत्म हो जहां सपना बैठती थी। विदा के दिन उसने मुझे वो डायरी वापस दी जिसमें उसने मेरे हर दिन का छोटा सा नोट लिखा था, मेरी पसंद की चीजें, मेरे बोले हुए अजीब से वाक्य और मेरी हर एक मुस्कान जिसे मैं खुद भूल गया था उसने संजो रखी थी। मैंने उससे कहा, मैं वापस जरूर आऊंगा। उसने जवाब दिया, लोग लौट तो आते हैं लेकिन वैसा समय दोबारा नहीं आता। जब ट्रेन चली तो
खिड़की से उसका चेहरा धुंधला होता गया और मेरी आंखों में बूंदी की वो गलियां घूमने लगी जिनमें एक सपना रहता था जो अब भी मेरे दिल में पूरी तरह से जिंदा है। ट्रेन के शोर के बीच उसका चेहरा धीरे धीरे मेरी आंखों से ओझल होता गया, लेकिन दिल के भीतर जैसे उसकी आवाज़ गूंज रही थी। मैं वापस अपने शहर लौट तो आया, लेकिन सब कुछ वैसा नहीं रहा जैसे छोड़कर आया था। भीड़ वही थी, सड़कों का शोर वही था, लेकिन अब मुझे उन सब के बीच कुछ अधूरा सा लगने लगा। हर रोज की दिनचर्या में भी एक अजीब सा खालीपन था जो सपना की यादों से भरता ही नहीं था। कॉलेज शुरू हो चुका था, लेकिन मेरा मन बार बार पीछे छूटे उस कस्बे में चला जाता जहां हर मोड़ पर उसकी हंसी बसी थी। कुछ हफ्ते यूं ही निकल गए। मैंने डायरी को खोलना बंद कर दिया था, क्योंकि हर पन्ना उसकी एक नई तस्वीर सामने ला देता था। एक दिन अचानक मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैं उठा नहीं, लेकिन जब उस नंबर से एक मैसेज आया तो हाथ कांपने लगे। उसमें लिखा था, कैसे हो, मैं बूंदी से सपना बोल रही हूँ। इतना ही पढ़ते ही जैसे पूरे शरीर में कर्क दौड़ गया। मैंने तुरंत कॉल किया। उधर वही जानी पहचानी आवाज़ थी। उसने बताया कि उसके स्कूल में एक राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता में उसका चयन हुआ है और अब उसे जयपुर जाना है। वो थोड़ा घबराई हुई थी। बोली, तुम होते तो अच्छा लगता। मैं मुस्कुराया, लेकिन वो देख नहीं सकी। फिर मैंने उसे समझाया कि ये तो शुरुआत है, तुम्हारी कलम एक दिन देश भर में पढ़ी जाएगी। उसने धीमे से कहा, अगर तुम साथ होते तो हिम्मत और बढ़ती। उसी शाम मैंने तय कर लिया कि मैं उसे जयपुर में मिलूंगा। अगले ही हफ्ते उसका कार्यक्रम था और मैं बिना बताए जयपुर पहुंच गया। सभागार में वो मंच पर खड़ी थी, आत्मविश्वास से भरी, लेकिन उसकी आंखें बार बार भीड़ में कुछ खोज रही थी। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो पल भर के लिए उसकी आवाज़ रुक गई, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए अपनी बात पूरी की। उसका विषय था वो जो शहरों से नहीं आते, और उसने अपने पूरे भाषण में कस्बों की सादगी, गांव की खुशबू और उन रिश्तों की बात की जो शोर से नहीं एहसास से बनते हैं। उसने मुझे मन से तो नहीं देखा, लेकिन मेरी आंखों में साफ पढ़ लिया कि मैं वही हूँ जो उस कस्बे से लौटकर भी वहीं अटका हुआ हूँ। कार्यक्रम खत्म हुआ तो वो भीड़ से निकलकर मेरे पास आए और बिना कुछ कहे बस मेरा हाथ पकड़ लिया, जैसे कोई भूली हुई चीज़ फिर से मिल गई हो। उस दिन हम दोनों ने जयपुर की सड़कों पर चुपचाप चलते हुए वो सारी बातें की जो वक्त और दूरी के बीच कहीं दब गई थी। उसने कहा कि उसका सपना अब थोड़ा और बड़ा हो गया है। अब वो सिर्फ लिखना नहीं चाहती, बल्कि पढ़ाना भी चाहती है उन बच्चों को जो सपना देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। मैंने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, भले ही छत वही न हो या गलियां बूंदी की न हो, लेकिन तुम जहां भी जाओगी मैं एक कहानी बनकर तुम्हारे साथ चलूंगा। उसने सिर झुकाया और बोली, तुम खुद भी तो एक अधूरी कहानी हो, क्यों ना हम दोनों मिलकर एक पूरी किताब बन जाएं। और उस दिन पहली बार मुझे यकीन हुआ कि कुछ रिश्ते खून से नहीं जुड़ते बल्कि यादों से जुड़ते हैं, और वो कभी पुराने नहीं होते, बस पन्नों में दर्ज हो जाते हैं। जैसे सपना मेरी डायरी में दर्ज हो गई थी, एक ऐसी कहानी बनकर जिसे कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि वो शब्दों से नहीं भावनाओं से लिखी गई थी। उस दिन के बाद जैसे जिंदगी की रफ्तार ने एक नई दिशा पकड़ ली थी। हम दोनों के बीच कोई वादा नहीं था, कोई इकरार नहीं था, लेकिन एक अनकहा यकीन जरूर था जो हर बात के पीछे चुपचाप खड़ा रहता था। सपना जयपुर में ही पढ़ाई के लिए रुक गई और मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी के लिए कोशिशें शुरू कर दी। हमारी बातचीत अब पहले जैसी नहीं रही थी। रोज का सिलसिला धीरे धीरे हफ्तों में बदल गया, लेकिन जब भी बात होती तो ऐसा लगता जैसे कोई अधूरा गीत फिर से शुरू हो गया हो। एक दिन उसने अचानक मुझे एक मैसेज किया जिसमें सिर्फ इतना लिखा था, तुम आ सकते हो क्या बूंदी। मैं कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसी शाम की बस पकड़ ली और अगली सुबह फिर उसी हवेली के दरवाजे पर खड़ा था जो एक अरसे से मेरी यादों में बंद थी। सपना छत पर बैठी थी और उसके पास रखी थी वही डायरी जो मैंने उसे दी थी। उसने मुझे देखा तो चुपचाप नीचे आ गई और कहा, मुझे लगा तुम नहीं आओगे। मैंने कहा, तुमने बुलाया है तो आना जरूरी था। फिर उसने मुझे एक बात बताई जिससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा कि उसकी शादी तय कर दी गई है अगले महीने और वो मना नहीं कर पाई। मैंने कुछ पल कुछ नहीं कहा, जैसे सब कुछ सुनने के बाद भी कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, शायद यही सही है, शायद कुछ बातें अधूरी रहकर ही मुकम्मल लगती हैं। मैंने कहा, क्या तुम खुश हो? उसने मुस्कुराकर कहा, शायद, और यही शायद मेरे
सीने में एक चुभन बनकर उतर गया। अगले कुछ दिन मैं वहीं रहा, लेकिन हमारे बीच अब पहले जैसी बात नहीं होती थी। वो अक्सर खामोश रहती और मैं छत पर बैठकर दूर पहाड़ियों को निहारता, जैसे वहां कोई जवाब छुपा हो। आखिरी दिन जब मैं जाने लगा तो उसने मुझे वो डायरी लौटा दी जिसमें अब उसकी भी लिखावट शामिल थी। उसने कहा, इसे रखना क्योंकि इसमें सिर्फ लफ्ज़ नहीं है, हमारी वो शामें हैं जो अब दोबारा नहीं आएंगी। मैंने डायरी ली लेकिन कुछ कह नहीं पाया। ट्रेन में बैठा तो बाहर बूंदी के दृश्य वैसे ही भागते दिखे जैसे कुछ साल पहले देखे थे, लेकिन फर्क बस इतना था कि अब मेरे पास एक कहानी थी जिसमें न शुरुआत साफ थी न अंत। बस कुछ यादों के पन्ने थे और उन पर लिखा था सपना जो अब किसी और की होने जा रही थी। वक्त बीतता गया, मैंने नौकरी शुरू कर दी। शहर की आपाधापी में सब कुछ जैसे धुंधला होता चला गया, लेकिन हर साल जब सितंबर की हवा चलती तो मुझे बूंदी की वो शाम याद आती, वो मेले का दिन, वो खिड़की के पास बैठी लड़की और उसकी वो अधूरी बात जो शायद कभी पूरी हो भी नहीं सकती थी। कई सालों बाद एक दिन ऑफिस के बाहर एक किताब की दुकान में मेरी नज़र एक नाम पर पड़ी, सपना राठौर किताब का नाम था, वो जो लौटकर नहीं आए। दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने किताब उठाए और बिना सोचे खरीद ली। घर जाकर जब उसे पढ़ा तो हर पन्ना जैसे मेरे ही जज्बातों का आईना था। उसने कुछ नहीं लिखा था जो सीधे मेरे बारे में हो, लेकिन हर कहानी, हर किरदार में मैं कहीं ना कहीं मौजूद था। आखिरी पन्ने पर उसने लिखा था, कुछ लोग लौटकर नहीं आते क्योंकि वो यादों में जीना सीख जाते हैं, और कुछ कहानियां पूरी इसलिए नहीं होती क्योंकि अधूरी रहकर ही वो हमेशा के लिए जिंदा रहती है। उस रात मैंने पहली बार अपनी डायरी फिर से खोली और लिखा, शायद कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं होते लेकिन उनका असर पूरी जिंदगी पर रहता है, और सपना मेरी जिंदगी की वो धूप थी जो कभी ढली नहीं। उस रात जब मैंने सपना की किताब पढ़कर आखिरी पन्ना बंद किया तो ऐसा लगा जैसे किसी पुराने सपने को फिर से देख लिया हो, जो कभी पूरा नहीं हुआ लेकिन आज भी वैसा ही ताज़ा है जैसे कल की ही बात हो। किताब मेरे सामने रखी थी और मन कहीं बूंदी की उन्हीं गलियों में भटक रहा था जहां पहली बार उसकी आंखों में वो चमक देखी थी जिसने मुझे जिंदगी को महसूस करना सिखाया था। दिन बीतते गए, काम की व्यस्तता बढ़ती गई, लेकिन सपना की किताब मेरी मेज पर हमेशा खुली रहती थी। एक बार फिर सितंबर आया और इस बार कुछ अजीब सा बेचैन करने वाला एहसास होने लगा। हर रोज की भागती जिंदगी के बीच कुछ ऐसा था जो अंदर ही अंदर खींच रहा था। मैंने अचानक बिना किसी को बताए एक बार फिर बूंदी जाने का फैसला कर लिया, लेकिन इस बार मामा जी के घर नहीं गया, सीधा उस पुरानी हवेली के सामने जाकर खड़ा हो गया जिसमें अब ताला लगा था और दरवाजे पर धूल जमी थी। पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी अम्मा ने बताया कि सपना की शादी के बाद वो यहाँ कभी नहीं लौटी और अब तो कई साल हो गए उसकी कोई खबर नहीं है। मेरा मन और भी भारी हो गया। मैं उसी पुरानी छत पर जाकर बैठ गया जहां कभी हम दोनों ने सूरज को डूबते हुए देखा था। हवाओं में अब भी वही ठंडक थी, लेकिन उसके बिना सब अधूरा था। उसी शाम मैं शहर के एक पुराने पुस्तकालय में गया जहां कभी सपना घंटों बैठकर किताबें पढ़ा करती थी। वहां एक कोने में वही मेज अब भी थी जहां हम दोनों ने साथ में किताबों की बातें की थी। एक बूढ़े लाइब्रेरियन ने मुझे पहचान लिया। उसने कहा, आप वही हो ना जो सपना के साथ आते थे? फिर उसने एक चिट्ठी मुझे दी और कहा, ये सपना यहाँ छोड़ गई थी कुछ साल पहले जब उसकी दूसरी किताब छपने वाली थी, लेकिन फिर उसका कोई पता नहीं चला। चिट्ठी कांपते हाथों से खोली। उसमें लिखा था, अगर ये पत्र तुम्हें कभी मिले तो जानना कि मैं कहीं खो नहीं गई, बस खुद को खोजने निकली हूँ और शायद एक दिन तुमसे फिर मिलूंगी। अगर नहीं भी मिली तो तुम्हें जानकर ही जिया और यही काफ़ी है। तुम्हारे शब्दों ने मुझे वो पंख दिए जिनसे मैंने उड़ना सीखा। तुम मेरे पहले पाठक थे और शायद आखिरी भी। उस चिट्ठी ने जैसे सब कुछ कह दिया जो सालों से मैं सुनना चाहता था। अगले कुछ दिन मैंने बूंदी की हर गली को फिर से देखा, हर उस जगह गया जहां उसकी कोई याद जुड़ी थी। और आखिरी दिन जब स्टेशन पर खड़ा था तो महसूस हुआ कि कुछ मोहब्बतें वक्त मांगती हैं, लेकिन कुछ सिर्फ एहसास बनकर ही जीती है। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए मैंने अपनी डायरी में एक नया पन्ना जोड़ा। मैं उसे फिर से खोजने नहीं निकला हूँ क्योंकि वो कभी खोई ही नहीं। वो हर उस जगह पर जिंदा है जहाँ मेरी मुस्कान रुकी थी। वो हर उस लम्हे में शामिल है जहाँ मेरा दिल धड़का था। वो अब भी मेरे साथ है, एक नाम बनकर, एक किताब बनकर, एक चुप्पी
बनकर, जो कभी शब्दों में नहीं ढली लेकिन हमेशा के लिए कहानी बन गई। उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद जैसे दिल के भीतर कोई पुरानी धड़कन दोबारा जाग उठी थी। मैं स्टेशन से लौट आया, लेकिन इस बार किसी भारीपन के साथ नहीं, बल्कि एक अलग सी ठंडक के साथ, जैसे सपना की मौजूदगी अब मेरे आसपास नहीं, भीतर बस गई हो। मैंने अपने शहर लौटते ही सबसे पहला काम वो किया जो बरसों से टाल रहा था, अपनी खुद की किताब लिखने बैठ गया। शुरुआत के शब्द मेरे अपने नहीं थे, बल्कि वही थे जो सपना की चिट्ठी में लिखे थे। धीरे धीरे हर पन्ना जैसे उसकी यादों से भरता चला गया, उसकी आवाज़, उसकी मुस्कान, उसका खामोश होकर खिड़की से देखना, सब कुछ उस कहानी में उतरता गया। हफ्तों में लिखता रहा, हर रात को उसकी डायरी खोलता और किसी पुराने पन्ने को पढ़कर फिर नए पन्ने पर लिखने लगता। कुछ लोग कहते हैं इंस्पिरेशन दूर नहीं तलाशनी चाहिए, वो वहीं होती है जहां दिल बार बार लौटता है। और मेरा दिल हर बार सपना पर आकर ठहरता था। जब किताब पूरी हुई तो मैंने उसे एक छोटे पब्लिशर को भेज दिया। कुछ ही हफ्तों में जवाब आया कि वो इसे छापना चाहते हैं और पूछ रहे थे कि क्या मैं लेखक परिचय में किसी को समर्पित करना चाहता हूं। मैंने बिना सोचे सिर्फ एक शब्द भेजा, सपना। किताब छपी तो पहले पन्ने पर उसका नाम देखकर मेरी आंखें भर आईं, जैसे मैंने कोई अधूरी बात पूरी कर दी हो। किताब का विमोचन एक छोटे से हॉल में रखा गया, जिसमें ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन मेरे लिए वो दिन किसी त्योहार से कम नहीं था, क्योंकि उस दिन पहली बार मेरी आवाज़ में वो कहानी बोल रही थी जो बरसों से दिल में बंद थी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब सब लोग जा चुके थे तो एक लड़की आखिरी पंक्ति से उठकर मेरे पास आई। उसने एक साधारण सी सूती साड़ी पहनी थी, आंखों में काजल नहीं था, बालों में चमक नहीं थी, लेकिन उसकी चाल, उसकी नज़रें और उसकी मुस्कान में कुछ जाना पहचाना था। मैंने ध्यान से देखा तो मेरी धड़कन थम गई। वो सपना थी, वो मेरे सामने खड़ी थी, सालों बाद, बिना किसी खबर, बिना किसी सूचना के। अचानक, जैसे कोई भूली किताब अचानक खुल जाए। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी किताब उठाई, उसका पहला पन्ना खोला और धीरे से मुस्कुराकर बोली, लगता है तुमने सब कुछ याद रखा। मैंने कहा, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं भुलाया। उसने मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में नमी थी। बोली, तुमसे दूर जाने के बाद बहुत कुछ बदला, लेकिन एक बात नहीं बदली, तुम्हारे शब्दों में मेरी सांस अब भी चलती है। मैंने पूछा, तुम कहाँ थी इतने सालों तक? उसने कहा, खुद को बनाने में लगी थी। हर किसी को वो नहीं मिलता जो दिल चाहता है, लेकिन जो मिलता है उसमें भी खुद को तलाशना जरूरी होता है। मैं तुम्हें नहीं पा सकी, लेकिन तुम्हारी यादों से खुद को बना सकी। तुम्हारी लिखी हर बात मुझे पढ़ना नहीं, महसूस करना सिखाती रही। आज जब तुम्हारी किताब मेरे सामने थी तो लगा अब लौट आना चाहिए। मैं कुछ नहीं बोल पाया, बस खड़ा रहा, जैसे वक्त वही थम गया हो, जैसे सब कुछ जो अधूरा था एक पल में पूरा हो गया हो। वो मेरे पास आए और बोली, ये कहानी अब अधूरी नहीं रही, अब ये हमारी नहीं, सबकी हो गई है। तुमने जो लिखा वो सिर्फ मेरे लिए नहीं था, वो हर उस इंसान के लिए था जिसने कभी किसी को खोया और फिर भी उसे अपने भीतर जिंदा रखा। मैं चाहता था कि वो वक्त वहीं रुक जाए, लेकिन उसने कहा, अब मुझे जाना होगा, बहुत कुछ और बाकी है करने को, लेकिन अब मैं ये जानकर जाऊंगी कि कोई है जो मुझे शब्दों में जीता है, और जब भी मुझे महसूस करना हो तो मैं सिर्फ एक किताब खोलूंगी और उसमें खुद को पा लूंगी। वो चली गई, लेकिन इस बार उसकी विदाई में कोई दर्द नहीं था, क्योंकि इस बार वो मेरे पास से नहीं गई थी, बल्कि मेरे भीतर समा गई थी। और तब पहली बार समझ आया कि कुछ लोग भले ही साथ न हों, लेकिन उनकी उपस्थिति इतनी गहरी होती है कि वो वक्त और दूरी से परे सिर्फ एहसास बनकर हमेशा जिंदा रहते हैं। सपना अब सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो मेरी पहचान का हिस्सा थी, मेरी कहानी की आत्मा थी, और हर उस शब्द की वजह थी जो मेरे पन्नों पर सांस लेता था। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी जैसे किसी शांत नदी की तरह बहने लगी थी, जिसमें कोई लहरें नहीं थी, लेकिन उसकी गहराई में सपना की मुस्कान अब भी तैरती रहती थी। मैं रोज सुबह उठकर अपनी किताब को देखता और ऐसा लगता जैसे वो मेरी हर सुबह का हिस्सा बन गई हो, जैसे उसकी चुप्पी मेरी सोच में घुल गई हो, जैसे हर शब्द जो मैं अब लिखता हूँ वो उसी की सांसों से आकार लेता हो। काम की व्यस्तता अब पहले जैसी भारी नहीं लगती थी, क्योंकि अब मेरी थकान मिटाने के लिए एक कहानी थी, एक छाया थी जो हर पल मेरे साथ चलती थी। कुछ महीने बीत गए, मेरी किताब को धीरे धीरे पहचान मिलने लगी। कई साहित्यिक मंचों से निमंत्रण आने लगे। लोग पूछते कि आप इस कदर किसी किरदार को कैसे महसूस कर पाए, और मैं बस मुस्कुराकर कह देता कि
कुछ किरदार गढ़े नहीं जाते, वो जीते हैं आपके साथ और फिर खुद ही शब्दों में ढल जाते हैं। एक दिन मुझे एक बड़े साहित्य महोत्सव में आमंत्रित किया गया जहां देश भर के लेखक और पाठक जुटते थे। वहां जब मैंने अपना सत्र शुरू किया तो मंच से पहली बार खुले शब्दों में सपना का नाम लिया। मैंने कहा कि मेरी लेखनी की रोशनी एक ऐसे चेहरे से आती है जो भीड़ में नहीं दिखता लेकिन हर खाली पन्ने पर मौजूद रहता है। जब मैंने अपनी दूसरी किताब का नाम घोषित किया, जब खामोशियां बोलती हैं, तो पूरे हॉल में सन्नाटा था, क्योंकि उस किताब में वो सब कुछ था जो मैंने कभी कहा ही नहीं था, लेकिन हर भावना में सपना थी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद एक लड़की मेरे पास आई। उसकी आंखों में वही गहराई थी जो बरसों पहले सपना की आंखों में देखी थी। उसने कहा, क्या सपना वाकई असली है या वो सिर्फ आपकी कल्पना है? मैंने मुस्कुराकर कहा, कल्पना वही होती है जो सच से भी ज्यादा सच्ची लगे, और सपना का होना मेरे लिए किसी तर्क या प्रमाण का मोहताज नहीं, क्योंकि वो मेरे हर लफ्ज में बसती है। और अगर तुम मेरी कहानियां पढ़ती हो तो यकीन मानो तुमने भी उसे महसूस किया होगा। वो लड़की चली गई, लेकिन उसकी आंखों में वो सवाल अब भी तैर रहा था जो शायद किसी और को नहीं, सिर्फ मुझे पता था। समय बीतता गया, मेरी किताबें अब भी आती रही, लेकिन हर किताब में कहीं न कहीं सपना का कोई टुकड़ा जरूर छुपा रहता था। फिर एक दिन मुझे एक मेल मिला। एक नई लेखिका की पहली किताब प्रकाशित हुई थी और उसका नाम देखकर मेरी धड़कन थम गई। लेखक का नाम था सपना मलिक। मैंने उस किताब को मंगवाया और जैसे ही पहला पन्ना पलटा तो वहां लिखा था उनके नाम जिन्होंने मेरी खामोशियों को आवाज दी। पूरी किताब पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें भर आईं। उसमें कोई स्पष्ट जिक्र नहीं था, लेकिन हर कहानी की नायिका वही थी जो बरसों पहले बूंदी की गलियों में खिड़की से सूरज को देखा करती थी। उसी शाम मैंने सपना को एक मेल किया, सिर्फ एक लाइन लिखी, कहानियां अब पूरी हो चुकी है लेकिन पन्ने अब भी खाली हैं। जवाब 2 दिन बाद आया, उसमें सिर्फ इतना लिखा था, कुछ पन्ने अधूरे रहकर ही सही लगते हैं जैसे हम। उस दिन मैंने पहली बार समझा कि अधूरी कहानियों का कोई अंत नहीं होता, वे बस ठहर जाती है किसी पुराने मोड़ पर और फिर वक्त के साथ सांस लेती रहती है। मैं अब भी लिखता हूँ और हर बार जब कलम रुकती है तो मुझे उसकी आंखों की नमी याद आ जाती है, उसकी वो मुस्कान जो अलविदा नहीं कहती, सिर्फ ठहर जाती है, एक एहसास बनकर जो किसी किताब में नहीं लिखा जा सकता, सिर्फ जिया जा सकता है। और तब महसूस होता है कि सपना अब कोई शख्स नहीं रही, वो एक आदत बन गई है जो हर शब्द के साथ मेरे अंदर जीती है, हर कहानी में सांस लेती है और हर खामोशी में खुद को पूरी करती है। उस रात आसमान बादलों से ढका हुआ था, लेकिन हवा में एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे कोई इंतजार बरसों बाद अपनी मंजिल के करीब हो। शहर की चहल पहल से दूर में उस पुरानी हवेली के सामने खड़ा था जिसे देखे हुए अब एक युग सा बीत चुका था। दरवाजे की लकड़ी जर्जर हो चुकी थी, लेकिन उसकी दीवारें अब भी वैसी ही खड़ी थी जैसे बरसों पहले। सपना के स्पर्श से वक्त वही थम गया हो। अचानक पीछे से एक धीमी आवाज आई, क्या अब भी हर शाम यहाँ आते हो? मैंने पलटकर देखा और दिल की धड़कन जैसे एक पल को थम गई। वो वही थी सपना, वही सादगी, वही आंखें, वही मुस्कान, बस अब और भी शांत और भी सुंदर। उसने हल्के गुलाबी रंग का दुपट्टा ओढ़ा था, बाल खुले थे और उसकी आंखों में वो चमक थी जो कहे बिना सब कुछ कह रही थी। मैंने कहा, तुम अचानक कैसे? उसने मुस्कुराकर कहा, अब लौटने की वजह मिल गई है। बहुत लिख लिया, बहुत भटक लिया, अब किसी पक्के एहसास की जरूरत है जो हर सुबह साथ उठे और हर रात साथ सोए। हम दोनों चुपचाप सीढ़ियों पर बैठ गए। ऊपर आसमान अब थोड़ा साफ हो चला था, चांद बादलों से झांक रहा था और हवाओं में बरसों पुरानी सांसों की महक थी। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या अब ये कहानी आखिरी मोड़ पर आ चुकी है या कोई नई शुरुआत है? उसने मेरी ओर देखा और कहा, ये कोई मोड़ नहीं है, ये वो ठहराव है जहां चलने की जरूरत नहीं, सिर्फ जीने की जरूरत है। मैंने उसका चेहरा हथेली में लिया और पहली बार बिना किसी शब्द के उसके करीब गया। उसकी आंखें बंद हो गईं और वक्त जैसे रुक सा गया। उसकी पलकों पर मेरी सांसें ठहरी और होठों पर वो खामोशियां जो सालों से शब्दों का रास्ता खोज रही थीं। उस एक चुंबन में सारी अधूरी बातों का जवाब था, वो एक पल जिसमें बूंदी की गलियों से लेकर जयपुर के साहित्य मंच तक हर याद समा गई थी। हम दोनों ने एक दूसरे को उस तरह जिया जैसे कोई कहानी अंत में पूरी नहीं होती बल्कि अमर हो जाती है। उस रात हमने कोई कसम नहीं खाई, कोई वादा नहीं किया, सिर्फ एक दूसरे की हथेलियों पर उंगलियों से अपने नाम लिखे और कहा, अब से ये कहानी किसी किताब की नहीं
होगी ये जिंदगी की होगी सुबह जब सूरज निकला तो उसकी रोशनी पुराने दरवाजे से होकर अंदर आए और दीवार पर हमारी परछाइयां एक साथ उगाईं। अब बूंदी की हवेली फिर से जिंदा थी। अब मेरी कहानियां सिर्फ शब्द नहीं रही, अब हर कहानी में एक सपना था और अब सपना सिर्फ नाम नहीं थी, वो मेरी धड़कन बन चुकी थी। मेरी दुनिया, मेरी सुबह, मेरी रात और मेरी हर वो बात जो कभी सिर्फ कागज पर जिया करता था अब मेरे सामने थी, एक सांस बनकर, एक एहसास बनकर जो कभी नहीं जाएगा, जो हर पल साथ रहेगा। जैसे हम बरसों की खामोशियों के बाद वो शाम आखिर आ ही गई जब न वक्त ने कुछ कहा न हमें कुछ कहने की जरूरत थी। मैं उसे देख रहा था, वो मुझे देख रही थी और हमारे बीच बस वो लम्हा था जो हमने कभी जिया ही नहीं था, मगर फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे हर जन्म में यही लम्हा अधूरा रह जाता हो। बूंदी की वही हवेली अब खामोश नहीं थी। उस खिड़की के पास खड़े होकर उसने धीमे से कहा, याद है तुमने कहा था कुछ अधूरी चीजें ही सबसे खूबसूरत होती हैं। मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, लेकिन अब लगता है कुछ चीजें पूरी होकर भी अधूरी सी लगती है, क्योंकि उन्हें पाने के बाद भी मन नहीं भरता। उसने अपना हाथ मेरे हाथ में रख दिया और कहा, फिर चलो ना किसी अधूरी सी जिंदगी को मिलकर पूरा करें। उस पल में न कोई शोर था, न कोई सवाल, बस एक स्वीकार था। मैंने उसके बालों को उंगलियों से पीछे किया और कहा, तुम्हें पता है ना, मैंने कभी किसी से वादा नहीं किया, क्योंकि वादे अक्सर वक्त से हार जाते हैं। उसने मेरी आंखों में देखा और जवाब दिया, मुझे वादा नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। जब मेरी हंसी कम हो तब तुम्हारा कंधा, और जब मैं कुछ ना कहूँ तब भी तुम्हारी समझ मेरे पास हो। मैं उसकी ओर थोड़ा झुका और उस खिड़की से बाहर फैले आसमान की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम जानती हो कि ये वही जगह है जहाँ मैं हर रात तुम्हें याद करता था और सोचता था कि अगर एक बार तुम लौट आओ तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़ लूँगा और फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरी ओर देखा और बिना कुछ कहे बस अपनी मुट्ठी मेरे हाथ में कस दी। अब शब्दों की जरूरत नहीं थी। उस शाम हम दोनों ने एक दूसरे की सांसों को सुना और वक्त को पहली बार रुकते देखा। दूर कहीं मंदिर की घंटी बजी और शहर की सारी आवाजें थम गईं। बूंदी की हवाओं में पहली बार हमें अपनी खुशबू महसूस हुई। हमने कुछ नहीं मांगा उस दिन, न कल का वादा, न भविष्य की कोई योजना, बस उस शाम को पूरी तरह जिया जैसे वही हमारी जिंदगी थी। उसके माथे पर मैंने हल्की सी चुंबन रखी और कहा, अब ये कहानी नहीं रहेगी, अब ये घर है, अब ये अंत नहीं है, अब ये हमारा हमेशा है। और फिर पहली बार महसूस हुआ कि प्यार कोई जश्न नहीं होता, वो एक चुपचाप ठहराव होता है जो सब कुछ कह देता है बिना कुछ कहे। हमने उस रात कुछ नहीं लिखा, किसी डायरी में कोई पन्ना नहीं फाड़ा, कोई किताब नहीं खोली, क्योंकि हमारी सबसे खूबसूरत कहानी आखिरकार जिंदगी बन चुकी थी। उस रात जब हम चांदनी के नीचे खड़े थे, सब कुछ जैसे थम गया था। शब्दों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारी नजरों ने ही सारी बातें कह दी थीं। जो अधूरा था वो पूरा हो गया था, जो खोया था वो मिल गया था। सपना मेरे हाथों में था और मैं उसकी धड़कनों को अपने दिल की धड़कनों में समेट चुका था। अब कोई दूरी नहीं थी, कोई इंतजार नहीं था, बस एक साथ चलने की खामोशी थी जो हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत थी। उस शाम हमने वादा नहीं किया, लेकिन एक दूसरे की मौजूदगी में वो सब कुछ पा लिया जो कभी शब्दों में बयां नहीं हो सकता। कहानी खत्म हुई थी, लेकिन जिंदगी की सबसे प्यारी दास्तां अभी शुरू हुई थी। समाप्त।